ओके सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण मेहरा आज आपसे भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज के युवा वर्ग में बहुत से जो लोग हैं शायद इस नाम से कम ही परिचित हैं, और जो परिचित भी हैं वो सिर्फ नाम से परिचित है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं, बहुत से हॉस्पिटल, सड़कें, आवासीय नगर मालवीय जी के नाम पर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों में राष्ट्र सेवा ही मालवीय जी की भूख है, जिसे वह कभी भी दृष्टिगोचर नहीं कर सकते। उन्होंने आम लोगों के लिए अद्भुत कार्य किए हैं, और राष्ट्रपिता क्या कहते हैं, हम आपस में राम व भरत से भी अधिक स्नेह करते हैं। हम दोनों एक ही आत्मा हैं। मैं उनके आदेशों का गौरव और संतोष के साथ पालन करता हूँ। ऐसा दृष्टिकोण महात्मा गांधी का मदन मोहन मालवीय जी के बारे में था। कल्पना कीजिए कि ऐसी महानुभूति आज आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी हमारे युवा वर्ग को उसके बारे में यदि जानकारी नहीं है तो कितने अफसोस की बात है। संकीर्ण राजनीति और व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते अनेक ऐसी महान विभूतियाँ हैं जिन्हें आज़ादी के लगभग 60-65 वर्ष तक वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। इनमें मालवीय जी के अतिरिक्त बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, श्री अरविंद घोष, श्रीमती एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले और हजारों क्रांतिकारी शामिल हैं। मदन मोहन मालवीय जी को महामना की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी, और भारत रत्न जो है ये सम्मान 2014 में एक गैर कांग्रेसी सरकार ने आज़ादी के 67 सालों बाद दिया, जबकि मदन मोहन मालवीय जी खुद 4 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके थे। आप सोचिए कि ऐसी विमान विभूति के साथ ऐसा व्यवहार क्यों। मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 में एक आर्थिक दृष्टि से साधारण परिवार और आध्यात्मिक दृष्टि से एक समृद्ध परिवार में हुआ। शैक्षणिक दृष्टि के उनके दादा जो थे वह संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। उनके पिताजी श्रीमद् भगवद गीता के बहुत अच्छे एक कथावाचक थे, और उनको अक्सर जो महाराजा दरभंगा, महाराजा बनारस, महाराजा रीवा इत्यादि अपने पास श्री भगवद गीता के वाचन के लिए बुलाया करते थे। अतः मालवीय जी के संस्कृत, हिंदुत्व, भारतीय संस्कृति व अध्यात्म के वातावरण में पले बढ़े, और भगवद गीता के संदेश उनके पैतृक खून और आत्मा में ही बसे हुए थे। हिंदू धर्म व संस्कृति से उनका विशेष लगाव था। मालवीय जी ने स्वयं स्वीकार किया कि राष्ट्र धर्म के प्रति उनकी जो प्रेम है वो उनके दादा दादी और माता पिता द्वारा ही प्राप्त हुआ। लाला लाजपत राय जी के शब्दों में, यदि भारत में कोई व्यक्ति हिंदुओं और हिंदुत्व के लिए जिया है तो वह केवल और केवल मदन मोहन मालवीय जी है। मदन मोहन मालवीय जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। वह एक महान विद्वान, एक उच्च कोटि के शिक्षाविद, एक प्रख्यात वक्ता, एक बहुत बड़े पत्रकार, एक सफल वकील, समाज सुधारक, उच्च कोटि के देशभक्त, उच्च कोटि के सांसद, दूरदृष्टा और कर्मयोगी थे। ऐसे गुणों के स्वामी मालवीय जो है, उन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो आसानी से प्राप्त नहीं की। जैसे मैंने पहले बताया है
कि आर्थिक दृष्टि से वो संपन्न परिवार नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति द्वारा ही पूरी की। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से BA की डिग्री प्राप्त की और आगे की पढ़ाई जारी ना रखने के कारण उन्हें एक स्कूल में अध्यापक का काम करना पड़ा 40 रुपये महीने के लिए। इसके बाद फिर दोबारा उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की और 1893 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वो वकालत शुरू करते हैं। कांग्रेस के दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्हें न्योता दिया गया और उन्होंने भारतीयों को परिषद के प्रतिनिधित्व विषय पर अपना प्रभावशाली उद्बोधन जो है वो दिया। और ये इतना सटीक और इतना तथ्यों पर आधारित उनका विश्लेषण था कि ब्रिटिश काउंसिल में उन भारतीयों को प्रतिनिधित्व कितना अहमियत रखता है कि इसके कारण दादा भाई नौरोजी और कलांकर के राजा रामपाल सिंह ने उन्होंने तुरंत उन्हें कांग्रेस पार्टी में महत्वपूर्ण पद देने का निश्चय किया। और तब से मालवीय जी लगभग 60 साल 65 साल आगे सक्रिय राजनीति में जुड़े रहे। मालवीय जी के राष्ट्र प्रेम ने उन्हें कांग्रेस की पार्टी की ओर आकर्षित किया, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता संग्राम और कांग्रेस पार्टी लगभग पर्यायवाची थी। और इस दौरान उन्होंने काफ़ी प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया। 4 बार वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, 1909, 1918, 1930 और 1932। और लगभग 10 वर्ष वो प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर रहे, जो कि MLA के बराबर है, 1903 से 1912 तक। और 1912 से 1926 तक वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे, जो कि मेंबर पार्लियामेंट के बराबर है। और इस तरह उन अपने राजनीतिक जीवन में वो उच्च स्तर पर कार्य करते रहे। इस हिंदू महासभा के संस्थापकों में एक थे और 3 वर्ष लगातार वो उसके अध्यक्ष रहे। 1926 में लाला लाजपत राय ने जब कांग्रेस इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई, कांग्रेस से अलग होके उसको समर्थन दिया। और 1932 में ये कांग्रेस से त्याग पत्र देके इन्होंने कांग्रेस नेशनल पार्टी की स्थापना की, जिसने 1934 के चुनावों में 12 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों पर विजय प्राप्त की। ये इनका अपना इतना व्यक्तिगत प्रभाव था। कांग्रेस के उनके मतभेद जो है वो विशेषकर कांग्रेस की मुस्लिमों के प्रति तुष्टीकरण के कारण, दूसरा कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन और उसमें भागीदारी जो उन्होंने डटकर विरोध किया। उसके बाद मोपना में भयंकर जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसके कारण इनका और ज़्यादा रोष जो है बढ़ा कांग्रेस के प्रति। और इसी तरह इन्होंने पृथक मताधिकार जो है उसका घोर विरोध किया। इनका मानना था कि ये सांप्रदायिकता की जड़ें तुष्टीकरण और इस तरह की नीतियों से ज़्यादा मजबूत होंगी और ये उनकी बात सही स्थापित होगी। इसी तरह 1946 में उन्होंने महात्मा गांधी के को अपना ये मत स्पष्ट किया कि आज़ादी जो है वो विभाजन पर हमें नहीं लेनी चाहिए। पर 1946 में क्योंकि उनका स्वर्गवास हो गया, तो उसके बाद जो हुआ हमारे सामने है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन व स्वतंत्रता संघर्ष में उन्होंने अनेकों आंदोलनों में भाग लिया। शायद ही कोई ऐसा आंदोलन हो जिसमें उनकी सक्रिय भागीदारी ना रही हो। 6 बार जेल यात्रा की। लाला साइमन कमीशन, इसी तरह स्वदेशी आंदोलन, सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, सभी आंदोलनों में वो अग्रणी रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1911 में 50 वर्ष की आयु में जब उनकी वकालत की प्रैक्टिस अपनी प्रकाष्ठा पे थी,
और उस समय उनकी एक महीने की आमदन लगभग 1 लाख रुपया थी। उन्होंने अपनी वकालत देश के लिए और समाज के लिए छोड़ दी कि आज के बाद मैं अपना सारा समय देश और धन देश के लिए, समाज के लिए लगाऊंगा। कितने लोग हैं जो ऐसा बलिदान कर सकते हैं। परंतु वकालत छोड़ने के बावजूद जब 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ तो अंग्रेजों ने 170 भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों को मृत्युदंड की घोषणा की। उन्होंने इसके विरुद्ध मुकदमा लड़ा और जोरदार पैरवी करते हुए 156 भारतीयों को मृत्युदंड से आज़ाद करवाया। इसी तरह सरदार भगत सिंह को जब फांसी हुई उसके विरुद्ध भी उन्होंने अपील दायर की, परंतु अंग्रेजों ने उनकी अपील जड़ी है स्वीकार नहीं की। यदि अपील स्वीकार होती तो आज दृष्टिकोण शायद और ही होता। ये तो मालवीय जी की जो राजनीतिक सहभागिता थी उसके बारे में। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी मालवीय जी का योगदान जो है वो अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि उनका मानना था कि यदि देश में नागरिकों में जागृति पैदा करनी है, लोकमत का निर्माण करना है, तो प्रेस एक बड़ा महत्वपूर्ण साधन है। और इसलिए वो पूरा जीवन ये पत्रकारिता से जुड़े रहे। 1887 में सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान नामक हिंदी पत्रिका के संपादक के तौर पे ज्वाइन किया। 1899 में अंग्रेजी अखबार इंडियन ओपिनियन के उप संपादक बने। 1907 में उन्होंने अपना अबजुदा नामक हिंदी दैनिक पत्र शुरू किया। 1909 में अपने मित्रों की सहायता से अंग्रेजी पत्र लीडर शुरू किया। 1910 में हिंदी मासिक पत्रिका मर्यादा शुरू की और सबसे महत्वपूर्ण 1924 में उन्होंने लाला लाजपत राय, घनश्याम दास बिरला और जयशंकर साहब के मिलकर हिंदुस्तान टाइम्स जो है बहुत बड़ा पत्रिका थी, उसको खरीद लिया। वो आजीवन उसकी कमेटी के चेयरमैन रहे 1924 से लेके 46 तक। इस तरह देश में पत्रकारिता द्वारा लोकमत निर्माण करना, स्वतंत्रता संग्राम के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये उनकी एक विशेष योगदान अलग से रहा। और सबसे बड़ी जो योगदान जिसकी आम लोगों को पहचान है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना। मालवीय जी का ये मानना था कि यदि हम देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हमें शिक्षा और उच्च शिक्षा, तकनीक और विज्ञान पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा। और वो ऐसा ही एक विश्वविद्यालय चाहते थे जिसमें भारतीयता, हिंदुत्व जो है वो भी प्रमुख हो, वैज्ञानिक और जो है तकनीकी भी ज्ञान पूरा हो। इसी के आधार पर उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की और 20 साल तक वे खुद इसके उप कुलपति या वाइस चांसलर रहे। और वाइस चांसलर के रूप में उन्होंने किस तरह एक नींव रखी और किस तरह मार्गदर्शन किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जो कि आज देश की सर्वोच्च यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और किस तरह वहाँ से अलग अलग डिपार्टमेंट शुरू किए जो कि देश के आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और राष्ट्र निर्माण के लिए कारगर हुए। ये हम बात करेंगे। पर सबसे पहले ये बताएं कि इसकी परिकल्पना उन्होंने 1911 में श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर की। और बिल्कुल जनता के सहयोग से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी करना आसान बात नहीं थी बगैर सरकारी सहायता के। पेशावर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने यात्रा की और जितने भी राजघराने थे, पटियाला, ग्वालियर, इंदौर, बीकानेर, हैदराबाद, उनके राजा और नवाबों से मिले और चंदा इकट्ठा किया। प्रेरक प्रसंग कहते हैं कि मैं मालवीय जी से बड़ा राष्ट्र प्रेमी नहीं जानता, मैं सदैव उनकी पूजा करता हूँ, मैंने उनसे बड़ा भिखारी नहीं देखा। वे जहाँ भी जाते हैं धन संग्रह कर लेते हैं, परंतु उनका भिक्षा पात्र हमेशा खाली रहता है। उनके द्वारा दान देने वालों के लिए और दान पाने वालों के लिए सदैव
दरवाजे खुले रहते हैं और अपने लिए नहीं, ये सब समाज के लिए करते हैं। ऐसे महान जो है वो मालवीय जी हैं। और मालवीय जी ने कैसे धन इकट्ठा किया, उसके 2 उदाहरण मैं दूंगा। सबसे पहले वो बीकानेर के राजा के पास गए और उन्हें कहा कि मैंने ऐसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनानी है, उसके लिए मुझे योगदान चाहिए। तो महाराजा ने एक पत्र पर 1000 3 बिंदियाँ 1000 लिख के आगे बढ़ा दिया। मालवीय जी ने उसकी तरफ भी देखा और उनको अपना उद्देश्य, अपना जो कल्पना है और उसका क्या लाभ होने वाला है समाज और राष्ट्र को, उसके बारे में जब बताना शुरू किया तो राजा ने निसंकोच वहाँ बैठे हुए 2 बिंदियाँ और बढ़ा दी, यानी 1000 से 1 लाख का दान उस समय सम्मान पूर्वक उनको दिया। इसी तरह एक और बात आती, वो नवाब हैदराबाद के पास चले गए कि मैंने बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण करना है। वो कहते हैं मैं तो मुस्लिम, तो हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए मैं कुछ नहीं दे सकता। तो जैसे मैंने कहा है कि वो संकोच करने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा नवाब साहब आपके द्वार से तो मैं खाली नहीं जाऊंगा, आप जो देना चाहे दे। नवाब ने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा। कहते उन्होंने आगे अपनी झोली कर दी। तो नवाब जरा बहुत अहंकारी था, उसने झोली में अपना जूता डाल दिया। मालवीय जी जूता लेके आ गए और उन्होंने घोषणा की भी ऐसे है कि मुझे विश्वविद्यालय के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए नवाब साहब ने जूता दिया है, उसका नीलामी है, तो धन संग्रह के लिए जूता नीलाम किया जाएगा। जब नवाब को ये पता चला उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा, उसने गुपचुप तरीके से उन्हें बहुत बड़ी राशि देकर विदा किया और जूता वापस लिया। और मालवीय जी ने उनके पैसे से एक अध्यापक जो है उनके लिए एक आवास जो है नगर बनाया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम निज़ाम हैदराबाद कॉलोनी है आज भी। और इसी तरह हम देखते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के पीछे उनका सपना भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना था। उन अनुसार यदि भारत स्वावलंबी और आत्मनिर्भर विकसित देश बनाना है तो मजबूत वैज्ञानिक और तकनीकी औद्योगिक आधार तैयार किया जाएगा। वे भारत में औद्योगिक पुनरुद्धार के समर्थक थे और इसलिए उन्होंने सबसे पहले महाराजा पटियाला और महाराजा जोधपुर के सहायता से 1919 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग अंग्रेजी इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी के स्तर पर शुरू की। 1920 में उन्होंने BHU में डिग्री कोर्स इन जियोलॉजी, मेटल्स एंड माइनिंग स्टडीज शुरू की। 1921 में उन्होंने फर्स्ट डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का भारत में पहली बार शुरू हुआ वो किया। 1924 में उन्होंने सोप और ग्लासवेल टेक्नोलॉजी का काम शुरू किया यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट। 1935 में पहली बार उन्होंने फार्मेसी डिग्री में BSc और MSc जो है शुरू की, जो कि भारत में इससे पहले कहीं नहीं था ये। और 1928 में उन्होंने औरतों के लिए एक अलग वुमेन कॉलेज BHU में स्थापित किया। इस तरह जो औद्योगिक और तकनीकी और साइंटिफिक आधार भारत में चाहिए था, उसके लिए युवाओं को जो प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था, जो डिग्री हासिल करनी थी, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने देनी शुरू की। और ये एक मालवीय जी का सपना था और उसी सपने के आधार पर हम देखते हैं कि BHU की आज पूरे देश और विश्व में कितनी देन है। इतना ही नहीं, हम दूसरी ओर क्या देखते हैं, मालवीय जो है वो स्वयंसेवी संस्थाओं के संस्थापक और प्रेरणा स्रोत रहे। पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण करके लोगों को जागरूक किया कि हमें सरकार पर निर्भर नहीं रहना, हमारी जो एक लीगेसी है, हमारी जो परंपरा है, हम अपने खुद लोगों को सहायता करेंगे स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा। अभी कोरोना का काल है, अभी भी हमने देखा है हमारी कितनी स्वयंसेवी संस्थाओं ने कितना बड़ा काम किया है, सरकार की तरफ ने देखा है। तो ये हमारी परंपरा ही रही है। मालवीय जी ने इसको बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगा कि एक प्लेटफॉर्म दिया। शायद ही देश का कोई ऐसा शहर हो
जैसा मालवीय जी ने ब्राह्मण ने किया, और वहाँ ऐसी संस्थाएं स्थापित नहीं की जो कि आज वट वृक्ष के रूप में काम कर रही हैं। फिर भी कुछ संस्थाएं जो मालवीय जी ने महत्वपूर्ण ऑल इंडिया लेवल पे बनाई, उनमें मैं जिक्र करना चाहूँगा। 1899 में उन्होंने इलाहाबाद में भारतीय भवन पुस्तकालय बनाया, जो आज भी चल रहा है। 1902-03 में हिंदू बोर्डिंग हाउस इलाहाबाद में बनाया। 1914 में अखिल भारतीय सेवा समिति बनाई, जिसके वे 1914 से 46 तक खुद अध्यक्ष रहे। 1915 में प्रयागराज सेवा समिति बनाई, जो कि निःशुल्क और बगैर किसी लाभ के लोगों की सेवा करेंगे। 1912 में यात्री सेवा समिति बनाई कि जो लाखों लोग प्रयागराज की यात्रा करते हैं, उनके रहने, खाने पीने और हर तरह की सुविधा के लिए। 1918 में स्काउट एसोसिएशन ऑफ सेवा समिति बनाई, और 1932 में फॉर्मेशन ऑफ स्वदेशी यूनियन इन वाराणसी, और इसी तरह 1941 में उन्होंने गौरक्षा मंडल की स्थापना की। और जो एक महत्वपूर्ण कार्य है कि जो मालवीय जी है, उनका ये मानना था कि जो लोग दलित हैं, अछूत हैं, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू जो लोग हैं, उनको निश्चित तौर पे अपनाना है, अपने साथ जोड़ना है और इनको शिक्षा का प्रसार करना है। हिंदू समाज में इस और जागृति और सुधार और जातिवाद समाप्त करने में उन्होंने काम किया, और लाला जी के साथ मिलकर दलित उद्धार सभा, शुद्धि आंदोलन चलाए। अनेक जो है उन्होंने प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पेश करवाए, खुद उद्बोधन दिए, और दलित समाज की स्थापना के लिए जो उन्होंने काम किए, इसके हम देखते हैं परिणाम स्वरूप जो ब्राह्मण सभा थी, महाब्राह्मण सभा, उन्होंने एक बार मालवीय जी को अपनी सभा से निष्कासित कर दिया कि आप ये हमारी परंपरा के विरुद्ध जाते हैं। पर मालवीय जी ने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा यदि हमें हिंदू समाज को बलिष्ठ बनाना है तो हमें ये दलित वर्ग को साथ जोड़ना होगा, और हिंदू समाज की भलाई इसी में है कि वे अनटचेबल्स और दलित समाज, अछूत लोगों को समान पूर्वक जोड़े और उनमें शिक्षा का प्रसार है। इनके अलावा मालवीय जी की कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण जो योगदान है, मैं उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले जो आज हम देखते हैं कि भारत के एक एम्बलम में सत्य में जयते का एक जो स्लोगन लिखा हुआ है, वह सत्य की जीत हो। ये सत्य में जयते का जो स्लोगन है, ये मालवीय जी ने पॉइंट किया था। आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। इसी तरह 1940 में पूर्ण स्वराज्य का नारा भी जो है वो मालवीय जी ने, अपना देश अपना राज, और इस तरह के उन्होंने स्लोगन पॉइंट करके आम जनता को स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र के साथ जोड़ने की कोशिश की। हरिद्वार में जो हर की पौड़ी पे आरती की प्रथा वो उन्होंने शुरू की। जैसे लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव शुरू किया, वैसे ही उन्होंने हरिद्वार में हर की पौड़ी पे आरती की प्रथा शुरू की। आज भी वो निरंतर चल रही है, और उस घाट का नाम भी मालवीय घाट के नाम पे पड़ा हुआ है। और मालवीय जी सनातन धर्म के एक बहुत जबरदस्त समर्थक थे, हिंदी के बहुत समर्थक थे, संस्कृत के बहुत समर्थक थे, और उन्होंने अनेक हिंदी के जो सम्मेलन है उनमें प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिए हैं, प्रधानगी की है। और उनका ये कहना था कि स्वतंत्र भारत में यदि संविधान बनेगा तो उसका पहला अध्याय जो है वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी द प्रोहिबिशन ऑफ द काउ स्लॉटर। सो ऐसी उनकी परिकल्पना थी। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को मानते थे कि ये बहुत मुश्किल एक रुकावट है। उनके अनुसार किसी भी सभ्य समाज में किसी भी जन समुदाय की शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं है, ये हमेशा स्थानीय और राष्ट्रीय भाषा में होना चाहिए। और इसी तरह उनकी कल्पना स्वदेशी के प्रति थी, उनके हम स्वदेशी के प्रति जागृत होंगे तभी हमारा राष्ट्र बड़ा बनेगा। सो हम जब ये सब बातें जो हैं मालवीय जी की पर्सनैलिटी में देखते हैं
तो हम एक ऐसे व्यक्तित्व की तरफ देखते हैं जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और देश की आज़ादी के लिए लगा दिया। और इसी क्रम में 1946 में उनका स्वर्गवास हुआ और जो उनका योगदान लगभग 60-65 साल समाज में, राष्ट्र में रहा है, वो अभूतपूर्व है। और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में उनकी जो है गिनती की जाती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मुझे इस महान विभूति पे कुछ कहने का मौका मिला और आज की युवा पीढ़ी को ये जानकारी हासिल हो, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया।